एडवोकेट स्नेहलता दीदी, ये उड़ीसा से हैं। शी इज प्रैक्टिसिंग, वकालत कर रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज से भी कनेक्टेड हैं। जीपी की अच्छी मेंबर हैं ये हमारी, और बहुत पुरानी मेंबर है। तो इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूं या उनसे बातचीत हम लोग शुरू करें, मैं पहले एज पर द प्रोटोकॉल पहले हम लोग अपना प्रभात संगीत एक करेंगे, कीर्तन करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तो संगीता जायसवाल दीदी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्लीज एक प्रभात संगीत आप जरा प्लीज सुनाइए हमें। सभी को नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। प्रभात संगीत नंबर 4079। अखिया हमरो तोरे ले ले, अखिया हमरो तोरे ले ले, बुझि रहल छै दीवाराते, बुझि रहल छै दीवाराते, अखिया हमरो अखिया हमरो तोरे ले ले, झोरे अन्हारे में घरे बाहरे में, झोरे अन्हारे में घरे बाहरे में, मनर भीतर माहिदर फिर बाते, मनर भीतर माहिदर फिर पाते, अखिया हमरो तोरे ले ले। केकरो से घृणा कोई करे नहीं जा, केकरो से घृणा कोई करे नहीं जा, केकरो से कोई को चाहे नहीं जा, केकरो से कोई को चाहे नहीं छा, सागरा समाय छा दयार सागर छा, सागरा समाय छा आगे तेरे घर से, अखिया हमरो तोरे ले ले, अखिया हमरो तोरे ले ले। हमरो तोरे ले ले, तोरे से रिश्तेदार युगे युगे तोरे से रिश्तेदार युगे युगे तोरे जी आज्ञा पारी आधीन कर, तोरे जी आज्ञा पारी आधीन कर, कहियो भूलैतने दूर हटि जयन, कहियो भूलैतने दूर हटि जयन, शरण मेरा छया हे महासंग, शरण मेरा छया हे महासंग, अखिया हमरो तोरे ले ले। बुझि रहल छै दीवाराते, बुझि रहल छै दीवाराते, बुझि रहल छै दीवाराते। कीर्तन। बाबा के भला
अच्छा, ये फोटो परमपिता बाबा की जय। जय। थैंक यू संगीता दीदी, आप मेरी थैंक यू, रिक्वेस्ट पर थैंक यू। आई और आपने बहुत सुंदर प्रभात संगीत और बहुत सुंदर कीर्तन किया। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का थैंक एक यू। माहौल बदल जाता है जब हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्रभात संगीत और कीर्तन से। और इससे पहले कि मैं दीदी को बुलाऊं, दीदी मतलब स्नेहलता दीदी को बुलाऊं, एडवोकेट स्नेहलता दीदी को, मैं वेलकम करती हूँ दिलीप सागर दादा का भी इस प्रोग्राम में। मेरी आज उनसे मॉर्निंग में बात हुई थी बिकॉज उन्होंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल हमें नवचेतना के लिए दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो मैं चाह रही थी कि वो हम लोगों की क्लास ले लें इस सब्जेक्ट पर, लेकिन दादा अभी गांव में है। हालांकि दादा आपके घर वर को देख के लग नहीं रहा कि आप कहीं से भी तो गांव में हो। बहुत ही जरूरी है दीदी, थैंक यू। अगर दादा लेते हैं तो दिस इज रियली सच ए वंडरफुल आइडिया। मैं जैसे दादा को स्क्रीन पे अभी देखी और मेरे माइंड में आया और आपने बोल दिया कि दादा को, तो रियली ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर दादा लेते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा से मैंने रिक्वेस्ट किया था मॉर्निंग में, लेकिन दादा के ने कहा कि वो अपने गांव गए हुए हैं कासगंज में। मेरे पड़ोस में ही है, मतलब नोएडा से थोड़ा सा ही दूर है, आपके भी पड़ोस। तो लेकिन दादा ने कहा नेटवर्क का इशू है, और मुझे लगा वाकई में वो प्रॉपर विलेज होगा जहाँ वाकई में नेटवर्क का इशू होगा। लेकिन पीछे जो आपके पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, मुझे नहीं लगता दादा ऐसा कुछ इशू वहां होता होगा। बट नहीं, ये कासगंज सिटी है दीदी, वो गांव नहीं है। मैं अपने घर में हूँ एक्चुअली। हम जो हमारा पैतृक घर है उसमें हम हैं। जी 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 जी। तो दादा आप आज जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बहुत ही जल्दी हम आप लोगों को सुनना चाहेंगे उसी सब्जेक्ट पर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और बाकी और भी सब्जेक्ट्स पर। तो जी, धन्यवाद दादा, प्लीज स्टे विद अस। और ठीक है जी, मोस्ट नमस्कार। अब मैं स्नेहलता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। एडवोकेट स्नेहलता दीदी उड़ीसा में प्रैक्टिस करती हैं, साथ ही बहुत सारे एक्टिविटीज में भी कनेक्टेड हैं। दीदी अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, सभी लोग आपसे रूबरू मिलना चाहेंगे। स्नेहलता दीदी आप सुन पा रही हैं? हाँ दीदी जी, नमस्कार सभी को। बाबा नमस्कार। का परम आशीर्वाद कृपा से हम लोग अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। और आज आप जे मुझे एक मैंने बोला है कि आप थोड़ा बाबा का साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे चांस दिया बाबा का साथ, मेरा एक्सपीरियंस बाबा का साथ जो रिलेशन है उसको मेरा रियलाइजेशन आपका
साथ सभी के साथ मेरा शेयरिंग होना, ये बड़ी अच्छी बात है और मेरे लिए भी खूब आनंद की बात है। थोड़ा दीदी, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा क्योंकि इससे पहले कि हम थोड़ा सा शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप अपने बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करें कि पीछे मतलब बिफोर मैरिज या चाइल्डहुड कैसा रहा। कुछ कम शब्दों में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपका बचपन दीदी जी, कैसा रहा और ठीक है। आनंद मार्ग से कैसे कनेक्टेड रहे। देखिए दीदी जी, मेरा जन्म हुआ 1960 में, 1968 में मेरा जन्म हुआ। और कृष्ण जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी में। और मैं मेरा पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड हूँ। और जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम हमारा घर पानी में डूबा गया था लेकिन मेरा दादाजी ने बोले, जे क्या हुआ, वो भट्टी ना बेटा। वो जब जो धाई है वो बोले कि बेटी हुई, बोले कि इस नालवा में उसको फेंक दीजिए, वो पानी में बह जाएगा। अब मैंने ये हो जाएगा। लेकिन और इसी टाइम में मेरा बात ऐसे हुआ जे घर में पानी ढुका था। फिर मैं जब चाइल्डहुड मेरा गांव में बीता है, गांव में काफी लोग मुझे ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं शुरू से छोटी उम्र से मैं चाहती हूँ थोड़ा किसका सेवा कर दूंगी, किसका मैंने भलाई करने से मुझे अच्छा लगता था। मेरा चाइल्डहुड ऐसे बिताएगी, लेकिन मैं इस टाइम मेरे को ये सुजग नहीं मिलता था घर में ये सेवा करने के लिए। मेरे मम्मी मेरा जे ग्रैंड मदर वो लोग बोलते हैं, दूसरों का जो डिजीज हुआ, तुम वो उसका पास जाने से तुम्हारा भी वो डिजीज आ जाएगा आपका पास। इसलिए वो लोग डरते थे, मुझे नहीं छोड़ते थे किसका घर जिसका डिजीज हुआ मैं उसको सेवा करती थी। मेरा बचपन से मैं ये था मेरा खूब डीजे आरजे किसका सेवा करने से और किसका भलाई करने से मुझे अच्छा लगता था। जाओ बाबा का असीम कृपा से मैं जब +2 कंप्लीट की उस टाइम में आनंद मार्ग का अ, मेरा एक बहन था, पीसी थे, मेरा बुआ का एक लड़की, वो आनंद मार्ग संस्पर्श में आया। अब मुझे बोला कि तुम तुम्हारा एटीट्यूड जैसे तुम जैसे काम करते मैंने ये सेवा करने के लिए तुम्हारा इच्छा है, और आनंद मार्ग एक प्लेटफॉर्म है, उसमें ज्यादा स्कोप मिलेगा किसी को सर्व करने के लिए। और ये अच्छा होगा, आप आनंद मार्ग में इनिशिएशन लेने से अच्छा होगा। उस टाइम में मैं तो छुट्टी थी, मेरे इतना ये नहीं था। लेकिन एक कैंप पड़ा मोगरा कैंप में। मेरा बहन मेरा बुआ का लड़की वो बुला कि मेरा साथ चलो मोगरा में यूटीसी कैंप हो रहा है, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप जो बाबा का टाइम में होता है, यूटीसी प्राउड में। यूटीसी कैंप गया इस टाइम में। वो उलबेरिया एक जगह है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। उलबेरिया एक नदी था, भागीरथी नदी। ये नदी का किनारे मुझे मेरा जो उस टाइम में बितंद्रा दीदी मुझे इनिशिएशन दिए भागीरथी नदी का, बैंक भागीरथी नदी। बहुत सुंदर। उसी दिन से मैं सब कुछ छोड़ दिया। बोले कि तुम फास्टिंग करोगे, मैं झटा से राजी हो गए हैं, मैं फास्टिंग करूंगी। उस दिन तार तार मैंने डे बिफोर ना डे आफ्टर फास्टिंग था, एकादशी जिस दिन में इनिशिएशन ली, और डे आफ्टर ना डे बिफोर ना डे आफ्टर एक एकादशी था। मैं उस दिन एकादशी किया विदाउट वाटर में। और वाह। उसी दिन में मैंने इनिशिएशन ली मैंने पहले फिर फास्टिंग किया विदाउट वाटर। तापरे बाबा का
ये बाबा का स्टोरी सुना दीदी के दीदी का पास। और दादाजी भी थे उस टाइम, गुणातीतानंद दादा थे कैंप में, और तद्भवानंद दादा थे, और विजयानंद थे, जगदीश्वरानंद थे, और क्या रामेश्वरानंद, रामेश्वरानंद उड़ीसा में पीएलओ थे उस टाइम में। दादा लोग बाबा का स्टोरी बोला है रात के जो कथा कीर्तन में। मैं बाबा का स्टोरी सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा कि मैं भी W2 हो जाएंगी। ये मेरा दिल में इतना मैंने घुस गया जो मैं W2 होंगे, इसलिए खूब संकल्प ले ली। फिर मैं उस टाइम स्टूडेंट थी ना, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट, सेकेंड ईयर था +2। इस टाइम में मुझे दीदी ने बोला कि तुम LFT बनोगी। मेरा दीदी बितंद्रा दीदी और सतदीपा दीदी जीपी का इंचार्ज थे। बितंद्रा दीदी सेक्टोरियल थे और सतदीपा दीदी जीपी ग्लोबल। उस टाइम में दीदी ने बोला कि तुम LFT ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो कि प्रिपेयर जब हो गए तो मैं ले जाऊंगी। और उस टाइम में सुबह दीदी थे LFT ट्रेनिंग सेंटर में। LFT ट्रेनिंग सेंटर आसनसोल में था। मैं उस टाइम दीदी जो बोला तो मैं राजी हो गई, और LFT ट्रेनिंग आसनसोल में मुझे दीदी ने भेजा। उस टाइम में दीदी सुभा दीदी, आनंद सुभा दीदी, अभी परहैप्स ओवरसीज दीदी का साथ देखा हुआ था। वो बोले कि सुभा दीदी ऑस्ट्रेलिया ना कहाँ पर अभी पोस्टिंग है, लेकिन सुभा दीदी मुझे ट्रेनिंग दिए, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग आसनसोल में। इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग में कंप्लीट किया 1986 में। 1986 में इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग कंप्लीट किया। उस टाइम मेरा बीए फर्स्ट ईयर हुआ था। मैं हॉस्टल में थी। बाबा का साथ रिपोर्टिंग हर महीना जाने पड़ता था, इसलिए दीदी ने मुझे बोला, स्नेहलता तुम हॉस्टल में तो हो, और हॉस्टल में जो सुपरिटेंडेंट तुमको परमिशन नहीं देंगे, आप कैसे रिपोर्टिंग आए, आना जाना नहीं होगा। मैं बोला कि नहीं, मैं जैसे भी मैं बाबा का पास जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए। फिर मैं झूठ बोल के घर में मेरा पापा जी, मेरा मामा, मेरा बुआ और मेरा ग्रैंड मदर, ये लोग मुझे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन करते थे, कभी बाहर नहीं जाना कोई। मैं छुप छुप के LFT रिपोर्टिंग बाबा का पास गया। हर महीना 11 तारीख को LFT रिपोर्टिंग होता था। उस दिन GP LFT में उड़ीसा में अकेली थी। फिर LFT रिपोर्टिंग होता था। बाबा मुझे, मैंने सब सब बोलते हैं स्नेहलता तुम आगे आओ। बाबा के पास रिपोर्टिंग हर महीना मेरा हुआ था। हाँ, मैंने होता था उस टाइम में। बाबा बाबा तो मुझे बोलते हैं, वो तो स्नेहलता, वो तो আমার কাজের মেয়ে, অনেক কাজ করে। আর খুব ভালোবাসে বাবা আমাকে, খুব ভালোবাসে বাবা। बाबा हर महीने रिपोर्टिंग में बाबा को देखते, मैंने देखना वो खूब मेरा जरूरी था। मैं देखूंगी जैसे भी, मैं हर महीने रिपोर्टिंग जाती थी। फिर बाबा का फिर इतना ये हुआ कि मैं बाबा को हर महीने नहीं देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे भी झूठ बोल के हॉस्टल में मैं हर महीना इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग करती। 1988 में जब मैं BA कंप्लीट किया, उस टाइम में बाबा का साथ ग्रुप कांटेक्ट, GC होता है, ग्रुप कांटेक्ट। जो दादा लोग का धर्म समीक्षा होता है और पर्सनल कांटेक्ट होता है, PC होता है। और लेडीज जो हम लड़कियों का साथ बाबा का ग्रुप मैंने PC नहीं होता है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, ग्रुप कांटेक्ट होता है। मेरा नाम भी ग्रुप कांटेक्ट में दिया। और बाबा और मैं और दादा सर्वात्मानंद,
सरबतमंद जीएस थे ना उस टाइम में। और ये 3 ही जन थे। बाबा ने मुझे ग्रुप कंटेंट में प्रश्न किया, जे स्नेहलता तुम जीपी का बारे में थोड़ा बताओ, स्पीच दो 2 मिनट। मैं बोला कि बाबा ने तो बोल दिए, मैं कैसे स्पीच दूंगी जीपी के बारे में, इतना सा बाबा का पास ही थोड़ा भी भय लगता है, मैं क्या करेंगी। इसलिए मैं सोच रही थी, थोड़ा भी घबरी गई थी। फिर कोशिश किया बाबा का नाम लेके, मैं 4-5 सेंटेंस बोला इंग्लिश में। बाबा ने बोला नहीं नहीं, तुम उड़िया में कहो, तू तुम्हें उड़िया रे कुह। बाबा पूरा उड़िया लैंग्वेज निजे कहिकी कहले तुम्हें उड़िया रे कुह स्नेहलता। मु एते खुशी हेगली, बाबा मते कहले जे तुम्हें उड़िया रे कुह। फिर मु 6-7 सेंटेंस इंग्लिश में बोली थी, फिर उड़िया में मैं बाबा को सुनाया जे मेरा स्पीच। बाबा इतना खुश हुए ने, इतना खुश हुए। फिर बोले कि अच्छा बोलती है स्नेहलता। और फिर बोलते हैं दे ये बालेश्वर का बारे में, वो ज्योग्राफी क्या है बालेश्वर ज्योग्राफी, बाबा ने मुझे क्वेश्चन किया जे फिरिंगपटना कहाँ से। और फिरिंगपटना जो जगह है वो क्यों उसका नाम फिरिंगपटना हुआ। फिर बोले कि बूढ़ा बूढ़ा बड़ंग बालेश्वर में एक नदी है, उसको बूढ़ा बड़ंग बोलते हैं। बाबा बोले जे जो बूढ़ा बड़ंग, वो तो नदी तो स्त्रीलिंग है ना, तुम क्यों बूढ़ा बड़ंग बोलती हो, वो बूढ़ी बड़ंग होगा। फिर ये सब बाबा ने बोला। फिर क्वेश्चन किए जे तुम जीपी तो इतना भास्ट काम है, जीपी इतना इतना भास्ट आइडियोलॉजी की, कैसे जीपी में रहकर कैसे जीपी को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए जीपी थोड़ा कठिन काम है, तुम तो इतना छुट्टी बेची है, तुम जीपी का काम कर पाओगे। मैं तुरंत बोला कि बाबा आप तो मेरा साथ है, मैं आप जो बोलेंगे वो मैं जीपी का काम कर लेंगी। फिर बाबा बहुत खुश हुआ। फिर बोले कि हाँ ठीक है। और तुम्हें अभी एलएफटी में जे एलएफटी जो स्टूडेंट एलएफटी होगा ना, बाबा को वो नहीं बताते हैं दीदी जी। ये नहीं नहीं, स्टूडेंट बोलने से बाबा गुस्सा हो जाते हैं, जो स्टूडेंट लोग को क्यों एलएफटी तुम बनाया। इसलिए दीदी ने मुझे बोला था कि तुम स्टूडेंट मत बोलो, बाबा को मत बोलो जो तुम स्टूडेंट है। फिर बाबा तो सब जानते हैं। बाबा ने बोले जे जीपी का काम कैसे कैसे होता है, कैसे तुमको रेस्पॉन्ड करते हैं पब्लिक, और कहाँ कहाँ काम करते हैं। फिर मैं बोला, बाबा बोले क्या तुम इतना छोटी बच्ची है, तुम ऐसे काम करते हो, ऐसे काम करते हो। ये मैं बोला कि नहीं बाबा, आपका आशीर्वाद मेरा ऊपर है, लेकिन इसलिए मैं हर जगह जा सकती हूँ और काम कर सकती हूँ। फिर बाबा ने कुछ मुझे बोला कि ठीक है, काम करते रहो और कीर्तन करते रहो। गाना तो वो गाना जो प्रभात संगीत में करती थी बाबा का पास सब समय, हर समय जब बाबा गार्डन प्रोग्राम में जाते हैं ना, उस टाइम में बाबा का पास मैं प्रभात संगीत गाती गाती हूँ। और मैं जब गाती थी, जब उड़िया, मैं तो उड़िया ना, थोड़ा उड़िया का टान रह जाता है। बाबा बोलते हैं मुझे एक गाना अ, मेरा मन में आए। बाबा जब निकले थे गार्डनिंग के लिए, मैं गाना शुरू की जे ऐसे गाना में मैं थोड़ा भूल कर दी। कर का पत्ते मुंह में से गाना में बोली कि कर का पत्ते। बाबा बोले नहीं नहीं, कर का और करो का ये दोनों डिफरेंस थिंग है। कर का मीन्स का करो, और कर का मीन्स वज्र। तुम दीदी कर का अगर पत्ते याद है मत। तो, अगर याद है तो 2 लाइन उस गाने का सुनाइए, प्रभात संगीत का हाँ, 2 लाइन, कम से कम एटलीस्ट 2 लाइन। তোমায় আমি ভালোবাসি, তা কি জানো না, জানো না,
ধারণা ধ্যানে চাইবি জনে তাকি বোঝো না বোঝো না জানো না তোমায় আমি ভালোবাসি তা কি জানো না জানো না थैंक यू ঝঞ্ঝাবাতে করো কাপাতে ये जो झंझाबाते करो का पाते मैं बोला उस टाइम में मैं भूल में बोला कि झंझाबाते कर का पाते बाबा ने समझाया जे कर का मीन्स काकरा और कोर का मीन्स वज्र फिर बाबा ने मुझे मेरा साथ गला मिलाकर मेरा साथ गा के मुझे बताया निजे बाबा ने गाना गाया फिर मेरा साथ गा के मुझे सिखाया वाह ये इतना इतना मेरा सौभाग्य था जिस टाइम मैंने बाबा ने चला गया फिर बाबा ने जब चला गया तो दीदी मैंने आके मुझे सब मैंने पूरा हक करते हैं जिसने लता तुम कितना भाग्यवान है बाबा तुम्हारे साथ गला मिलाकर गान भी सिखाया तुमको तुम कितना सौभाग्यवती है फिर मैंने इतना अच्छा लगा उस दिन मुझे फिर बाबा का याद मैंने क्या एवरी मोमेंट बाबा का जे जे याद आ रहा था मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन मुझे खूब अच्छा लगा ये मेरा खूब मैंने क्या बोलेंगे ये मेरा खूब इतना प्रीशियस मेमोरी है जी जी यार और एक दिन बाबा ने बोला जे ये जो बाबा का जाने का पहले मेरा मन में था दीदी लोग सब बाबा डीसी में आते हैं और करुणा दीदी और सतदीपा दीदी ये बाबा का सिंहासन अच्छा से सजाते हैं और उसका पूरा क्लीन करके फूल दिए सजाते हैं मैं बोला कि मुझे एक दिन चांस मिलता जब मैं बाबा का सिंहासन और बाबा का मैंने पैर के पास फूल सजाती हूँ अच्छा लगता मैंने इस माइंड में मेरा था बाबा का जाने के पहले 1990 में जो दीपावली हुआ उस दिन मैं वहां था प्रेजेंट थी जे बाबा ने बोला कि आज दीपावली मुझे कोई सीनियर दादा लोग को इनवाइट नहीं किया एक छोटा सा दादा मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं नहीं जाऊंगी आज जनरल दर्शन के लिए फिर दादा लोग को सब मैंने पूरा दौड़ते दौड़ते बाबा के पास गया और बाबा को मैंने क्षमा याचना किया जे बाबा क्षमा कर दीजिए हम लोग और भूल हो गया आप जनरल दर्शन के लिए आइए आप नहीं आएंगे तो कितना सारी मैंने मार्गियों और ये दादा दीदी वो लोग सब रोना शुरू कर दिए इसलिए आप आइए दादाजी बाबा जी बाबा हम लोग का भूल हो गया आप आइए उस टाइम दीपेश दादा खूब छोटा सा एक जूनियर दादा थे दीपेश इसलिए बाबा ने बोला एक जूनियर दादा मुझे बुलाया और ये चेतनानंद ने क्या कि अक्षयानंद नहीं बुलाया मुझे से केशवानंद नहीं बुलाया मुझे से रामानंद नहीं बुलाया ये सीनियर दादा लोग मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं जाऊंगी कितना खुशामद करके बाबा को राजी किए फिर बाबा ने आने के लिए कंसेंट दिए उस टाइम दादा ने एक दादा दीपेश दादा वो दौड़ते दौड़ते ऐसे बोलते स्नेहलता दीदी आप सजाइए बाबा का सिंहासन बाबा आएंगे हम लोग का मन तो खूब दुख हुआ था जे बाबा ने बोला कि नहीं जाएंगी इसलिए हम लोग का पूरा सब रोना शुरू कर दिए थे फिर जब आके दादा जी दादा बोले कि बाबा आएंगे स्नेहलता दीदी आप सिंहासन सजा दीजिए उस टाइम में करुणा दीदी और सतदीपा दीदी एब्सेंट थे
इसलिए मुझे मौका मिला। जी मेरा जो मन में था कितना इच्छा, जी बाबा को मैं सजाऊंगी, बाबा का सिंहासन और बाबा का पैर के पास फूल सजाऊंगी, बाबा आएंगे। ये जो मेरा इच्छा, ये परम पुरुष से अंतर्जामी उसको पता चला। इसलिए मुझे लास्ट टाइम बाबा का जानने के पहले मैंने ये टाइम लास्ट टाइम मुझे चांस दे के गया। अंतर्जामी है ना, इसलिए मेरा मन का बात को सुन लिया। इसलिए वो जाने के पहले, और तो बाबा का लास्ट लास्ट जनरल दर्शन था ना उस दिन में, मैं सजाया। और बाबा का और पेंडल अच्छा से मैंने मुझे एक कापड़ दिए मुझे, और सिंहासन सजाए और फूल दिए बाबा का पास, बाबा का पैर का पास जो पैर रखते हैं उसका फूल दिए, अच्छा से सजाया। मेरा मन में इतना ये था कि बाबा आप कैसे, पता चला आपको मेरा मन में ये इच्छा था। मैंने खूब ज्यादा दिन से इच्छा था, बाबा जाने के पहले मैंने मेरा ये इच्छा पूर्ण कर दिया। फिर बाबा आए और प्रभात संगीत, मैं तो बाबा का पास, जब बाबा निकले थे गार्डन के लिए और जहां भी जाएंगे प्रभात संगीत, दो दो साइड में खड़े होके सब प्रभात संगीत कीर्तन बोलते थे। मैं सब समय दादा दीदी मुझे बोलते थे, स्नेहलता कीर्तन धरो बाबा आ रहा है, स्नेहलता प्रभात संगीत धरो बाबा आ रहा है। इसलिए उस टाइम मेरे बाबा के पास इतना, मेरा बाबा का नजदीक थी मैं मेरा मन में, मेरा सोच में, मेरा सब बाबा था। ये एक्सपीरियंस मेरा बाबा का साथ जी, मैं खूब भाग्यवान है बाबा का इतना, मैंने इतना इतना नजदीक में बाबा का पास जो डीसी होता है ना, बाबा का पैर का पास पूरा नजदीक में मैं बसती बैठे थी। क्योंकि उस टाइम लेक गार्डन में छोटा सा कमरा था, इस कमरा में डीसी होता था, इसलिए खूब नजदीक में बाबा को मैं पाई। और ये है मेरा एक्सपीरियंस उस दिन में। मैं ड्यूरिंग 86 में LFT बनी, 86 से 99 में बाबा का जाने के बाद खूब मेरे साथ थोड़ा अन्याय हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। इसलिए मैं WT नहीं बनेंगे, बाबा तो नहीं यार, मुझे कौन बुझेगा, मेरा दिल कौन बुझेगा, मेरा मन कौन बुझेगा। इसलिए मेरा साथ जब इनजस्टिस किए, कुछ दीदी लोग भी इनजस्टिस किए, कुछ मार्गी लोग भी इनजस्टिस किए, इसलिए मैं दीदी इसके शादी बाद करने हम के यहाँ लिए से यहाँ मेरा से हम मन थोड़ा, में। दीदी एक सेकंड में आपको रोकती हूँ। सो हाँ, यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, बाबा चले गए और उसके बाद आपने शादी अपनी कर पढ़ाई लेनी, पूरी मैं कर शादी ली। कर लिए LFT के साथ 99 में। और उस LFT इरज का साथ बेस्ट LFT, बाबा बाबा ने उसको भी ज्यादा प्यार करते थे, वो अभयपति और ये इरज में वो LFT थे। वो तो बाबा का खूब मैंने बाबा का खूब लाडला बेटा था, बाबा उसको खूब प्यार करते थे। और इसलिए मैं भी सोचा कि ठीक है, ये वो तो बाबा का पूरा सानिध्य लाभ किया, मैं तो बाबा का भी ज्यादा नजदीक था। ठीक है, मेरा काम करने के लिए मौका ये LFT देंगे, और जब मुझे प्रपोजल दिए हैं मैं उसमें राजी हो गई। और जी। 99 में शादी किया। जीपिका में स्टेट सेक्रेटरी थी, APLO, ओके। प्रोविंशियल एक्टिंग प्रोविंशियल लेवल ऑर्गेनाइजर, APL थी मैं APLO, आप PLO थे दीदी, फर्स्ट PLO थे दीदी क्या, रुद्र बीना दीदी APLO थे उस टाइम में, ओके। रुद्र बीना। ओके। और तापरे अभी मैं तो बाबा का काम है, इसे करने के लिए मौका नहीं मिलता है। मैं तो मेरे लाइफ में अभी मैं एडवोकेट हूँ, फिर क्वालिफिकेशन भी मैं कर लिया। बीए बीए किया, BA किया था, LLB की, LLM की, MPhil की, और B.Ed भी किए। वाह। और अभी
मेरा 2 जुड़वा बेटी है। मेरा भी ऑर्फन चिल्ड्रन था। मैं 10 लड़का लड़की, मैं 10 जन को मैंने पास में रख के पढ़ाया, उस लोग को पढ़ाया, वो सर्विस भी किया। 2 लड़की का शादी किए मैं, जो ऑर्फन हम लोग का था ना, होम का। मेरा शादी से पहले मेरा जो लड़की, होम का लड़की दोनों, मैं उसको शादी दिया, शादी करवाया। वो तो 6-7 लड़का है मेरा हस्बैंड का पास था। ये लोग भी ऑर्फन थे, अभी पढ़ाई लिखाई करके मैंने सर्विस किया, अभी भी शादी कर लिए ये लोग। और एक लड़का अभी भी मेरा पास है, वो सर्विस किया लेकिन शादी नहीं किया, इसलिए शादी के बाद उसका फिर उसको भी कहाँ और मेरा गांव में एस्टेब्लिश कर देंगी। ऐसे अभी बिल्कुल। भी मेरा पास है होम का चिल्ड्रन, चैतन्य देव सरन। मेरा अच्छा। घर में, मेरा पास में अभी रहती थी। और अभी ऐसे ऐसे लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, और अभी तक स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। बाबा का जो इच्छा होगा इतना तक मैं आई हूँ। ज्यादा अप डाउन, अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में बीत गया ये। ठीक है दीदी जी, सबको जी दीदी। मैंने नमस्कार। बाबा का बिल्कुल। कृपा से आपने आप दीदी लोग सब। अभी कुछ कुछ आपकी एक्टिविटीज हुई जिसमें आपको अवार्ड्स भी मिले, उसके लिए मैं हाँ कॉन्ग्रेचुलेट चाहती हूँ, बट हाँ, उसके बारे में दीदी मैं आप कुछ अभी बताएं। सोशल लाइफ में है, आनंद मार्ग जो प्लेटफॉर्म में काम नहीं करती अभी। मैं अभी और जो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो रहा है युवा महोत्सव, उसमें काम कर रहा है। और मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ। और जहाँ जहाँ सोशल एक्टिविटीज होता है, मैं मुझे सब बुलाते हैं, मैं गेस्ट बनकर जाती हूँ अभी। और वोमेन राइट्स के लिए, वोमेन लॉ बारे में सब मुझे जो बुलाते हैं कोई गेस्ट करके, और स्पीकर होके मैं जाती हूँ। और यार जहां जहां होता है वोमेन का एक्सप्लोइटेशन में, उस प्रोटेस्ट करती हूँ, वोमेन एक्सप्लोइटेशन। और चाइल्ड मैरिज जहाँ होता है, मैं वहां जाके उसको ब्रेक करती हूँ। और जहाँ वोमेन का टॉर्चर होता है, मुझे बुलाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट महिला आयोग में है, और डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेल, और डिस्ट्रिक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल, उसमें मेंबर हूँ। डीआरडीओ, हम लोग का जो डिफेंस डीआरडीओ जी से, जी। उसमें मैं इंटरनल कमिटी में मेंबर हूँ। और कितना सारी लगभग 32 ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑफिस बेरर और मेंबर हूँ। जी और जी। पब्लिक लाइफ में मुझे सब अभी जान पहचान है, सब पहचानते मुझे एज सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविस्ट्स, इसलिए सब बुलाते हैं, सब बुलाते हैं मुझे। और मैं जाती हूँ सब, गेस्ट बनकर, स्पीकर बनकर जाती हूँ। और मेरा और क्या, जे एडवोकेट जहाँ लाइन भी में। दीदी आप जाती हैं, क्योंकि आपने कहा कि गर्ल प्रोटेस्ट फोरम से नहीं, आप अदर जो गवर्नमेंट फोरम्स हैं जिसमें आपने कहा 30-32 हैं जिसमें आप ऑलरेडी मेंबर हैं, कहीं एज अ स्पीकर भी आप हाँ, जाती हैं, तो वहाँ क्या आपकी ये कोशिश रहती है, या कितना सक्सेसफुली आप आनंद मार्ग या प्राउड फिलोसफी को प्रमोट कर पाती हैं, मैं तो स्पेशली? ये तो मैं तो वही बाबा का आइडिया, बाबा का आइडियोलॉजी, बाबा का जो फिलोसफी, इसी बात को मैं उसमें घुसा देती है। लेकिन नाम नहीं लेती है, आनंद मार्ग का नाम नहीं लेती, लेकिन पीआर सरकार का नाम नाम लेती है मैं। जी 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 क्योंकि जी। आनंद मार्ग थोड़ा वो डिस्प्यूट रिलेटेड है। है। किंतु पीआर सरकार बनने से किसी को कोई माने तकलीफ नहीं हो रहा है। इसलिए प्राउड दर्शन जो पीआर सरकार दी है, मेरा एक आर्टिकल, हाँ, हम लोग का जो बार एसोसिएशन मैगजीन में निकला, मैं लिखा वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। जो मुझे वो लोग पूछा जे आप कैसे ये आइडिया आपको आया, मैं बोला कि मेरा गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति, और उसका जो सोशल फिलोसफी प्राउड है, ओ प्राउड, ये मुझे इससे मेरा आइडिया आया, मैं इसलिए ये ग्लोबल गवर्नमेंट का टॉपिक में लिखा है।
जी मैगजीन में। ये यूनिक टॉपिक, सब सब बोलते हैं ये यूनिक टॉपिक ग्लोबल पूरा लेके में लिखा है ना, जे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। हाँ, जी ग्लोबल जी ग्लोबल ग्लोबल गवर्नमेंट, ये बात सबको पसंद आया जी। ग्लोबल गवर्नमेंट, विश्व सरकार होगा। मैं इसे बोला कि ये आइडिया मेरा गुरु आनंद मूर्ति प्रभात रंजन सरकार ये आइडिया दिए हैं। जी जी और मैं तो जहां जाती हूँ बाबा का आइडिया, बाबा का जो फिलोसफी, इसी बारे में बोलती हूँ। लेकिन ओके। बाबा का वो जो आनंद मार्ग ना नहीं लेती, लेकिन प्राउड फिलोसफी का नाम लेती हैं, गर्ल्स प्राउडिस्ट का नाम लेती हैं। आनंद मार्ग थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा है, जे वो नहीं, बोल रहा है ये कि तो प्रोटोकॉल में भी है दीदी, ये प्रोटोकॉल में भी है कि हम जब प्राउड की बात करेंगे तब हम श्री प्रिया सरकार बोलेंगे, और जब हम धर्म हाँ प्रचार करेंगे तो श्री श्री हाँ आनंद मूर्ति जी बोलेंगे। ये तो हाँ, आनंद प्रोटोकॉल है, वो मूर्ति सबको बोलने से फॉलो कोई करना है। आनंद मूर्ति की पीआर सरकार बोलने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आनंद मार्ग नाम बोलने से तकलीफ हो रहा है। वो लोग बोल रहा है ये आर्म्स ड्रॉप केस, ये पुरुलिया आर्म ड्रेस। इसलिए मैं आनंद मार्ग नाम ले नहीं थी, लेकिन पीआर सरकार आनंद मूर्ति का नाम जरूर लेती हूँ मैं। दीदी मीरा दीदी ने हैंड रेस किया है, वो जरूर हाँ, कुछ शेयर करना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं। यस मीरा ठीक दीदी। है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार बहुत दीदी। ही अच्छा अनुभूति हुआ नमस्कार। आपको सुन करके। हाँ और सबसे बड़ा वी फील प्राउड कि आप जीपी की इतनी एक्टिव मेंबर हैं और इतने सारे जगहों पे आप जा रही हैं, जीपी का प्रचार कर रही हैं, आप काम कर रही हैं। दीदी मेरा मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अभी अनुभूति आपको कैसा होता है? आपने बाबा को सशरीर में बहुत क्लोजली देखा जैसा आपने बताया, एंड आज बाबा बाबा शरीर में नहीं है, लेकिन क्या आज की आपकी अनुभूति किस तरह से महसूस होती है बाबा के नहीं होने पर भी? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, तो वो आप अपनी अनुभूति थोड़ा सा बताएंगी कि आपको कैसा महसूस होता है? अभी तो मैं 6th लेसन कंप्लीट की है ना, लेकिन जब आगे जैसे अच्छा साधना होता था, मैं साधना ज्यादा टाइम साधना में देती थी। अभी तो ज्यादा टाइम साधना नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना टाइम मैं साधना करती हूँ, मैं ये फील कर रहा है कि मैं थोड़ा बाबा का काम में नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ये अनुभूति मेरा हो रहा है, मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ। लेकिन बाबा का पास मैं बोलती हूँ बाबा मैं क्या करेंगे, ये तो मेरा जीवन जीविका है, उसको छोड़ के तो मैं और अभी डेडिकेटली काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे दुख है, मैं डेडिकेट टाइम और आपको डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाबा का जो प्रेजेंस, बाबा का जो ग्रेस में मैं हर हर स्टेप में फील करती हूँ। जिस टाइम में मुझे कितना तकलीफ दिया है मेरा ये मार्गी ब्रदर एंड सिस्टर्स, जी और जो मार्गी लोग और ऑर्गेनाइजेशन में, जिस टाइम में मुझे इतना तकलीफ दिए, इतना कष्ट दिए, मैं उस टाइम बाबा को सिर्फ बाबा को डांटते हैं। मुझे मैं बोलती थी बाबा को, बाबा आप देखिए मैं तो बेकसूर है, मेरा कसूर कुछ नहीं है, लेकिन बेकसूर में मुझे इतना पनिशमेंट दे रहा है, इतना मुझे तंग कर रहा है, इतना मुझे सताया, ऑर्गेनाइजेशन भी सताया और ये मार्गी लोग भी सताया। दीदी, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, ये बेसिकली ओपन इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो हाँ हाँ मैं ये कहना चाह रही थी दीदी कि अब क्योंकि आप देख रही हैं पिछले 1 डेढ़ साल से कि गर्ल प्राउटेस्ट जो है वो अपनी एक शेप ले चुका है, तो हम गर्ल प्राउटेस्ट के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, आप उससे कितनी सेटिस्फाइड हैं, आप हमें कैसे मोटिवेट करेंगी और आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगी, आपका क्या विजन है इसको लेकर दीदी? देखिए दीदी जी, अभी गर्ल्स प्राउटिस्ट का काम हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा खुश है। लेकिन ज्यादा खुश, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन में और गर्ल्स प्राउटिस्ट एक के बाबा का दिया हुआ एक सेपरेट विंग्स है, उसको ये दादा लोग पहले नहीं उसको रिकॉग्नाइज नहीं दिया था। लेकिन अभी हम लोग जब ये प्लेटफॉर्म में आए हैं ना,
उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए हर कॉलेज में, हर स्कूल में और हर जगह में गर्ल्स प्राउटिस्ट माने एक बैनर होना चाहिए। वो के पहले तो हम लोग को वॉल राइटिंग कर रहे थे, अभी तो वॉल राइटिंग नहीं हो रहा है। एटलीस्ट बैनर होना चाहिए। और हर कॉलेज में जो लड़कियां, उसको गर्ल्स प्राउटिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझाना चाहिए। और जो लड़कियां जो घर से बाहर है वो लोग भी आएंगे, क्योंकि उस थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। जब घर में और थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हॉस्टल में जो लड़कियां, मेस में जो लड़कियां है ना, ये लोग का पास जो गर्ल्स प्राउटिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स और गर्ल्स प्राउटिस्ट जो एम एंड जो ऑब्जेक्टिव्स पहुंचना चाहिए, वो लोग इंस्पायर्ड होंगे। इसलिए थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए दादा दीदी जी। अभी जब कोई यदि डेडिकेटेडली काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए डेडिकेशन मस्ट चाहिए। और कोई डेडिकेटेड एलएफटी, लोकल फुल टाइमर, और ये लड़कियां का साथ बैठेंगे, मिलेंगे और मिलजुल करके उसको इनिशिएशन देना चाहिए। जब इनिशिएशन ले लेंगे तो उसका माइंड में थोड़ा बाबा के लिए आएगा, जो ये थोड़ा बाबा के लिए डिवोशन आएगा। विदाउट इनिशिएशन दे विल नॉट कम टू आवर सोसाइटी। इसलिए जी हम इनिशिएशन जरूर देना चाहिए। और इनिशिएशन होने का बाद वो फिलोसफी थोड़ा सा माने कष्ट होगा उसको समझने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिलोसफी, प्राउड फिलोसफी उन लोग का पास पहुंचना चाहिए। जी जी गर्ल्स प्राउडिस्ट का काम होगा प्राउड फिलोसफी कैसे प्रमोट करेंगे। अब प्राउड फिलोसफी जब लोग समझ जाएंगे ना, प्राउड ज्यादा सबका पास माने आदृत होगा। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हम लोग को मिलजुल कर जे कैसे ज्यादा इनिशिएशन देंगे, ज्यादा प्राउड का बारे में चर्चा होना चाहिए कॉलेज में, मेस में। लेडीज लेडीज जो जो लेडीज का ये होता है ना, लेडीज का मेस फेस्ट होता है, ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। और थोड़ा सा रात को 8 बजे करने से अच्छा होगा, लेकिन 8 बजे दीदी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे मीटिंग में? 8 बजे करने से क्या होता है, ये लड़की लोग कॉलेज से आएंगे और थोड़ा किसका किसका ट्यूशन वगैरह होगा। इसलिए 8 बजे फ्री हो जाएंगे तो कोई लड़की का साथ माने हम लोग जुड़े और उसको ग्रुप में लाएंगे, ग्रुप मीटिंग में लाएंगे। इस ग्रुप मीटिंग में भी कोई नॉन मार्गी लड़की होने से भी थोड़ा मीटिंग में आने से उसका ये गर्ल्स प्राउडिस्ट बारे में पता चलेगा। जी जी दीदी, बहुत अच्छा है दीदी आपका ये प्रोग्राम। आपके पास एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है कि हमें कैसे काम करना है और किस तरह से लोगों को साथ में जोड़ना है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ दीदी कि क्योंकि आप उड़ीसा में हैं, एक्टिव हैं, बहुत सारी एसोसिएशन से जुड़ी हैं, तो आपके रीच में है। जैसे कुछ लोग हैं, स्पेशली मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि ये एक हिच होती है कि अप्रोच कैसे करें, बट आपके लिए ये इशू नहीं है कि अप्रोच कैसे करें। आप अप्रोच कर सकती हैं प्रोवाइडेड कि हम आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दें। तो जीपी के ठीक। साथ आप जुड़े रखिए, और हाँ, हम आपके साथ और आप हमारे साथ मिलकर जो आपका प्रोग्राम है, आप हम लोगों का प्रेरणा सूत्र बनिए, तो हम लोग आपका जो प्रोग्राम है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मेरे ख्याल से मेरी और जितने हम लोग जुड़ी हुई हैं जीपी से, सबकी यही धारणा होगी। और ओके अगर दीदी कोई जी। और है, सत्यवती दीदी आई हैं, वेलकम दीदी। निशा दीदी हैं, गीता रॉल दीदी हैं। दीदी अगर आप अपना कोई संदेश देना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कैसा लगा आज का प्रोग्राम, थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए। और एक चीज मैं बीच में भूल गई, स्नेहलता दीदी, जिस दिवाली की आप बात कर रही हैं 1990 की, उस दिवाली को मैं भी कोलकाता में थी, वहीं पर थी। चांस की बात है कि हम मिले नहीं।
हाँ मैं दिल्ली से गई हुई थी आप उस एक्चुअली। टाइम में तो है, पहले मुझे तो आप पहचानते हैं। नहीं दीदी, उस वक्त का उस मुझे टाइम में याद मैं नहीं है। उस वक्त का मुझे याद हाँ नहीं है, हाँ क्योंकि दिवाली वाले दिन तो वहाँ सलांकी, हॉल में इतने और जो मार्गी आ गए थे। मीरठ में दीदी जी, हरियाणा में मीरठ में सलांकी दीदी आते थे, सलांकी दीदी और अच्छा मंजुला दीदी मुझे अच्छा से पहचानते हैं, मंजुला दीदी। अच्छा और अच्छा। और दीदी सोलंकी, और ये है पुणे में जो रीता दीदी, अच्छा अच्छा। गीता दीदी तो पुणे में। दीदी नहीं, मैं इतना जानती थी, लेकिन ये था कि हम लोग वो जो जो क्वार्टर था दादा लोगों का, वहाँ बाहर एक जो दीदी का रूम था अलग से, दीदी का हाँ सिटिंग रूम, हॉल के हाँ बाहर कॉर्नर पे, हम लोग उसी रूम में रुके हुए थे और हम थे हाँ वहां पे। हाँ 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 हाँ, इसी रूम तो में बाबा जब निकले थे ना रूम से, वो बाबा का जो रिपोर्टिंग होता था दादा लोग का साथ, थोड़ा एक बार हम लोग का साथ बाबा गुस्सा होगी, बोले कि दीदी लोग का रिपोर्टिंग ले लेंगे, ये वो काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसलिए हम ये दीदी लोग का साथ नहीं बैठेंगे। इसलिए हम छुप के बाबा का जो किंगसुक दादा का क्वार्टर है ना, वहां छुप छुप के बाबा को देखती थी। और उस टाइम एक दिन क्या हुआ ना, बाबा ने गुस्सा, माने गुस्सा में हम लोग को निकल दिया। हम आके वहां से जो और दादा किंगसू दादा का जो क्वार्टर है ना, उसके वहां बैठ के सब रोना शुरू कर दिए दीदी लोग, हम सब। फिर बाबा ने रूम में निकल के आए, और निकल का वक्त बोले कि ये सरबतमानंद, ये दीदी लोग क्या करते हैं, और काम दाम नहीं करते हैं, और सब रिपोर्टिंग में जो आते हैं बोलते हैं काम करेंगे और काम कुछ नहीं करते हैं। फिर हम लोग उस टाइम में से वहां तो छुप के था, दीदी लोग बोले स्नेहलता, बाबा का टाइम, ये बाबा का, ये बाबा जा रहे हैं, तुम गान करो। फिर मैं छुप छुप के यहाँ गान शुरू कर दिए, राजा तुम्ही मने राजा विश्व तुम्हारा अधीन है। जैसे मैं अच्छा गान किया, बाबा ने दो स्टेप गया था ऊपर, फिर दो स्टेप नीचे आया, दो स्टेप नीचे बाबा आए, फिर बोले कि काम नहीं करते और रोना शुरू कर देते हैं। मैं क्या रो रो की गान कर रही थी, बाबा ने बोला काम दाम नहीं है और रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, और उन लोग को बुलाइए, वो रोना शुरू कर दिए, वो लोग को बुलाइए। फिर दीदी लोग सब मुझे पूरा गला लगे लिए, जिसने लता तुम गान किया तो बाबा ने वो दो स्टेप नीचे आया और फिर बुले हम लोग को बुलाया बाबा। ये कितना अच्छा बात है, मेरा कितना सारी बाबा का साथ एक्सपीरियंस है ये मेरा। दीदी लोग सब मतलब मुझे बोलते हैं स्नेहलता तुम गाना गाए तो बाबा ने पूरा खुश हो गया, इसलिए तो हम लोग को बुलाया बाबा। बाबा फिर जी बुलाया जी रिपोर्टिंग में, फिर हम लोग दौड़ दौड़ के गया ऐसे। जी जी, बहुत सुंदर राजा बहुत तुम्ही सुंदर मने दीदी। राजा विश्व तुम्हारा अधीन है। जब गाया ना तो बाबा को पूरा खुश हो गए, बाबा खुश हो गए। मैं अब बाकी लोगों को आमंत्रित करती हूँ। गीता राव दीदी प्लीज, निशा दीदी ने अनम्यूट किया है। जी निशा दीदी, हाँ, कुछ। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार दीदी। हाँ, हाँ, आपका बहुत अच्छा लगा। आ, उस समय जिस समय बाबा गए थे 90 में, उस समय हम भी गए थे कलकत्ता। लेकिन उस समय हाँ हम बहुत छोटे थे। अच्छा हाँ, मैं अच्छा। छोटी थी। हाँ, मैं भी, हाँ हाँ, 5-6 साल की थी, ज्यादा ज्यादा नहीं। मैं उस समय बाबा का टाइम में मैं 20 साल की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। गीता राव दीदी, आप प्लीज माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा आज के प्रोग्राम में कैसा लगा आपको, कुछ अपना अनुभव बताएं दीदी। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार। दीदी जब ये स्नेहलता दीदी जो बता रहे हैं, वो दौर थोड़ा सा हम लोग भी मतलब उस वक्त रिपोर्टिंग में और साथ में रहे हैं, तो दीदी शायद मुझे भी पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि तभी हम लोग भी काफी छोटे थे। और बाबा के साथ रिपोर्टिंग में हमेशा वहां पे हाजिर रहते थे नीचे
वेट करते रहते थे, प्रभात संगीत गाते रहते थे। तो उस वक्त का वो दौर पूरा मुझे याद आ गया। और मोगरा का कैंप दीदी बोल रहे हैं, तो मोगरा कैंप हाँ, में मोगरा कैंप। हाँ उस वक्त मोगरा और आप भी चंदन गए थे? नगर, जी चंदन नगर और मोगरा उस वक्त मैं भी थी। तो वो भी हाँ और वितेंद्रा दीदी और सतदीपा दीदी तो हमारे आइडल ही थे। हाँ उन्हीं हाँ, लोगों के बीतंद्रा साथ हम दीदी लोग पूरा सेक्रेटरियल काम थी। करते थे। तो बहुत हाँ अच्छा समय। और आप जो ग्रुप मीटिंग की बात किए, उस वक्त मेरा भी हुआ था ग्रुप कांटेक्ट में। हम लोग मुंबई से भी गए थे, वेस्ट एरिया हाँ का हाँ होता हाँ था ना, तो उड़ीसा से भी लोग आते थे, छत्तीसगढ़ से आते थे, और हम लोग यहाँ महाराष्ट्र से हाँ जाते थे। हाँ, ग्रुप कांटेक्ट हुआ तो बाबा हम के लोगों साथ। का भी एक 8-10 लोगों का ग्रुप था मुंबई का। उसमें मुझे भी मौका मिला था, 6 जन का हमारा हुआ था पर्सनल कांटेक्ट, आई मीन ग्रुप कांटेक्ट। तो उस वक्त वो हम्म। बहुत ही अच्छा लगा। दीदी आपने सब पूरा याद दिला दिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा बता रहे हो, और प्लीज गाइड करिए हम लोगों को भी आगे जाने के लिए। सब लोग अभी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है, और सब लोग यूनाइट हुए हैं, एक साथ आए हैं अभी। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कुछ मतलब अच्छे से मुंबई में रीता दीदी अभी है? रीता दीदी, कौन सी रीता दीदी की बात कर रहे हैं दीदी आप? और स्मिता, एक ये स्मिता गीता दीदी दीदी। थी, और गीता, हाँ स्मिता और गीता 2 जन थे हाँ उसमें थे। हाँ हाँ, हाँ। स्मिता दीदी एक्सपायर कर गए, और गीता मैं हूँ यहाँ पर। और क्या और हुआ था दीदी का, क्या हुआ था? और थोड़ा दीदी बीमार पड़ गए थे। और ओहो। सविता थी ना आपकी, और भास्कर। तो सविता और हाँ हाँ भास्कर हाँ हम लोगों के साथ में हाँ ही हाँ रहते थे। हाँ। सबिता सबिता उड़ीसा में शादी हाँ किए। हाँ हाँ। और उसका भास्कर लड़का दादा, एक भास्कर, डॉक्टर है। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब साथ भास्कर दा। में ही थे। हाँ, भास्कर दादा। और उस टाइम में उड़ीसा में लीड करते थे। जी जी जी, बालेश्वर आप बोले तो मुझे एकदम भास्कर दादा भी याद आ गए। और हाँ। दादा तो अभी वहां पे है ही है। तो ये सब बहुत ही हम्म। अच्छा टीम था, बहुत अच्छा काम होता था। तो अभी भी सब हाँ लोग हाँ। कर रहे हैं, आप हमेशा बने रहिए हम लोगों के साथ में, मैं और सोची कि सपोर्ट आप करिए। जब मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे, स्नेहलता हाँ जीपी में रिपोर्टिंग में मैं एक्चुअली बाबा मुझे बुलाते हैं, दीदी लोग मुझे मैंने हाँ, पूरा फ्रंट को ये धक्का दे के फ्रंट में खड़ा करते जी थे जी मुझे। जी 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 जी। बहुत अच्छा अच्छा लगा लग रहा दीदी, है आप लोग का साथ थैंक यू। मिलके। मेरा पुरानी याद बाबा का साथ और शेयर किए, इसलिए मैंने अच्छा, मैंने खूब खूब मेरा बाबा की याद आ रहा है सब। जी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बताइए और भी एक्सपीरियंस होंगे आपके पास। अरे थैंक यू। मुझे ये चल रहा है कि आपको देखने के लिए मेरा मन हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत जल्दी दीदी हम लोग प्रोग्राम सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का, कि हम थोड़ा सब लोग कहाँ जुड़े। कहाँ कहाँ एक ये और प्रोग्राम कीजिए, हम लोग अभी एक बार एक जगह में सब मिलजुल के अच्छा से मीटिंग करेंगे और अच्छा से प्लानिंग बनाएंगे। दीदी जनवरी एंड तक हम लोग अनाउंस कर देंगे, थोड़ा सा भी ग्राउंड वर्क चल रहा है, उस पर थोड़ा सा डीएमएस काम हो आएंगे तो जाएगा आप तो हम लोग? announce कर देंगे। डीएमएस डीएफएस में दीदी। हमारे यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से बाय द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर पता चल जाएगा कि कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन 5-6 हमारे जीपी मेंबर्स वहां पहुंचेंगे। तो आप पहुंच रही हैं डीएमएस में? हाँ, मैं डीएमएस जाऊंगी। अच्छा मैं अच्छा। मैं और से बंगाली दादा बंगाली डीएमएस में नहीं रहूंगी मैं। हिंदी और हम लोग का दादाजी जो ये ग्रुप ओके है ना, मैं ओके। उसमें अच्छा बंगाली अच्छा ग्रुप में दीदी। नहीं जाएंगी मैं। अच्छा दीदी ठीक है। और अब हाँ, मैं वेलकम मैं करना चाहती एंड हूँ स्लाइड में, दीदी जी मैं एंड स्लाइड में रहती हूँ। मैंने जब डीएमएस जाती हूँ ना, एंड स्लाइड वो जो ये दादा वो उनका एंड स्लाइड में रहती हैं। जी दीदी। देखिए ग्रुप में आप रहिए दीदी, गर्ल प्राउडर्स ग्रुप को देखते रहिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके आएगी हम लोगों की। और हम्म। अभी मैं इनवाइट करी और वेलकम करी हूँ प्रियतोषानंद दादा को, जिन्होंने अभी हम लोगों के साथ ज्वाइन किया है। और यूटीसी कैंप होने जा रहा है हमारा जमशेदपुर टाटा नगर में। तो हाँ प्रियतोषानंद दादा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों को गाइड करें।
प्रियतोषानंद दादाजी। मेरे ख्याल से दादा शायद सुन नहीं पा रहे हैं मेरी आवाज को। दिसंबर में ही दादा का एक यूटीसी कैंप होने जा रहा है जमशेदपुर में, जहाँ आशु दीदी हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद ये 2 वीक ऑफ दिसंबर है। और और इसके बाद मीरा दीदी अगर कुछ और प्रोग्राम में है तो बताइए, वरना हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। जी दीदी, अभी तो कुछ और नहीं है। दिलीप दादा हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। अपना क्लास का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जितने लोग जुड़े हैं और ज्यादा लोग जुड़ पाए, तो दादा का हम लोग क्लास अरेंज करने वाले हैं। तो फिर दिलीप दादा को एक बार इनवाइट करके वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे दे, सो दैट नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लान करें तो लोगों को अवेयर हो। जी जी दीदी जी। दिलीप सागर दादा, आप सुन पा रहे हैं हमें? प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके। यस दादा। जी जी जी। दादाजी इस प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जी। नमस्कार। आपका बाबा के साथ में बहुत लंबा समय रहा है, और आपकी बातें सुन करके बड़े हम लोग भावुक हो गए थे। बहुत अच्छा लगा दीदी। और आप एक्टिवली अभी भी जीपी के साथ में हैं, तो मेरे तरफ से एक और रिक्वेस्ट होगी। दीदी, दीदी लोग का एक नव चेतना करके एक मैगजीन निकलता है, आप उसमें अपना आर्टिकल देते रहिए। ठीक है। मैं इसलिए, हाँ दीदी, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अ, आपके जो भी बाबा के साथ में स- संपर्क रहा है, तो जो दूसरे लोग हैं, मार्गी लोग हैं, वो उनके पास ये बात पहुंचेगी तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, और प्रेरणा उनको मिलेगी आपसे। हाँ दादा, ठीक है दादाजी। ठीक है जी। अच्छा ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं जुड़ गया था, हालांकि बीच में 2-3 बार मेरा डिस्कनेक्ट हुआ। फिर 2-3 उसके से फिर हम इसमें जुड़े। अ, दीदी ने बोला था कि हमने एक आर्टिकल अभी भेजा है, नवचेतना में पब्लिश होने के लिए, इंग्लिश में है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि उसके ऊपर हम कुछ बोलेंगे। तो उसके ऊपर दीदी चर्चा करें या कुछ, क्योंकि समय कैसा है आपका, कितना समय हमको है, तो उस तरह से हम सोचते हैं। दादा दादा टाइम है, आप बोल सकते हैं दादा, टाइम तो है। बट इस पर अच्छा। प्रॉपर क्लास भी अगर आप देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि जनरली क्या जी जी। होता है कि हमें इस पर समझ नहीं आता है कि क्या है, किस हम्म, तरह से इकोनॉमी को बैलेंस किया जाएगा, किस तरह से जब प्राउड आएगा तो इकोनॉमी का क्या हम्म, रोल होगा। आज जो है आज जो रोल है और आज जो टैक्सेशन का जो प्रक्रिया है उस समय क्या होगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं। तो जरूर, और राइट। आप दादा आधा घंटा समय ले सकते हैं। अभी तो फोन हो रहा है 4:30 4:40 तक, आप अपना पॉइंट्स बता सकते हैं, और साथ साथ दादा डिटेल में भी हम लोग चाहेंगे कि आप क्लास दें। तो जी दादा। अच्छा, ठीक है दीदी। तो जो हमने आर्टिकल लिखा है उसमें तो बहुत सारी बातें नहीं हैं, क्योंकि आर्टिकल्स बाबा के जो प्रवचन है इसके ऊपर, वो तो बहुत सारे हैं, और उसमें तो पूरी बुक्स है। तो उतनी सारी बातें तो आर्टिकल में नहीं आ सकती। तो आर्टिकल में तो एक छोटी सी झलक होती है कि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं। तो पहले जो आर्टिकल में जैसे हमने चर्चा किए हैं, तो उसके उसी के संबंध में फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमी क्या है, पहले इस बात को हम समझे। इकोनॉमी क्या है? ये समाज में आपस में जो लेन देन का जो विषय है, और वही अर्थव्यवस्था में आता है। अर्थव्यवस्था में जो शुरू की जो इकोनॉमी चलती थी, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर बार्टर सिस्टम होता था। मतलब
हम वस्तु का आदान प्रदान करते थे कि किसी के पास में कोई वस्तु है जिसको हमको चाहिए, तो मेरे पास में जो अपनी वस्तु है उसको हम उसे देंगे, वो उससे उसके बदले में दूसरी वस्तु हम ले लेंगे। तो बहुत समय तक जो अर्थव्यवस्था का नाम इसी से लिया जाता था। वो जो पुरानी व्यवस्था थी जहां पर कि केवल आदान प्रदान से, या बार्टर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, उससे हमारा काम चलता था। तो उसमें की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके ऊपर भी हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम चल रहा था उसमें की सामाजिक परिवेश क्या था। मूलतः कृषि आधारित पूरी व्यवस्था थी, और कृषि या जो अ, जंगल आधारित है, जो जंगल में जो वस्तुएं पैदा होती थी उसको लेकर के, और जहां पर जंगल नहीं है तो उनको जंगल की चीजों की आवश्यकता है, जहां पर पानी नहीं है तो वहां कृषि नहीं होती, तो भोजन तो सभी को चाहिए, तो उनको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन हर क्षेत्र में अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है, जो जिसके कारण कि वहां पर लोग बसते हैं। वहां पर चाहे वो रेगिस्तान हो तो वहां पर भी आदमी रहता है, तो वो भी खाना खाएगा, पिएगा, कपड़ा पहनेगा, उसको भी स्वास्थ्य के लिए सोचना पड़ेगा, उसको भी घर चाहिए रहने के लिए। ये जो अ, न्यूनतम आवश्यकता है तो सभी की रहती है। तो जो भारत का भूखंड था, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, तो मूलतः कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, और उसमें ज्यादातर शहर या नदियों के किनारे ही होते थे, क्योंकि नदियों के किनारे रहने से क्या है, पानी की कभी परेशानी नहीं होगी। अनवरत पानी हिमालय से नीचे आता रहता है, तो चाहे वो किसी का काम हो या अपने दैनिक जीवन का काम हो, वो सारा काम उससे उस पानी से होता था। तो ये जो वाटर सिस्टम, जो लोग इन्वॉल्व थे, तो वो लोग कौन थे, उसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करें। तो जैसे एक कृषि की व्यवस्था है, तो कृषक होगा जो कि अन्न पैदा कर रहा है। अन्न पैदा करके वो ज्यादातर उसमें की जो व्यवस्था ऐसी थी कि कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब वो अपने लिए जो उसकी खुद की आवश्यकता है उतना वो पैदा करता था, उससे थोड़ा ज्यादा पैदा हो गया तो वो दूसरों के लिए दूसरों को देता था। लेकिन उस कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय भी थे जो कि कृषि को हेल्प करते थे, जैसे उसमें लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, या बुनकर हो गए, क्योंकि कपड़ा भी उसको बनाना है। ये जो ये चप्पल बनाने वाले लोग हो गए, जो चमड़े उद्योग से जुड़े हुए थे, तो ये सारे लोग गांव में ही उपलब्ध होते थे। तो या जो जैसे नाई हो गया, बाल काटना है, तो कोई भी कोई पूरे गांव में कुछ न कुछ लोगों के पास में ऐसे व्यवसाय थे, इसको व्यवसाय ही कहेंगे, जिससे कि अ, अ, वो जो आदमी व्यवसाय कर रहा है, तो एक हो गया जो कृषि वाला व्यवसाय कर रहा है, दूसरे हो गए जो कृषि को सपोर्ट करने के लिए जो एक काम कर रहे हैं। तो जैसे बैलगाड़ी बनाना है, हल बनाना है, लोहे का खुरपी बनानी है, या कुछ और गड़ासा बनाना है, या और की जो चीजें बना रही सब बन रही हैं गांव के आसपास में ही। या वो बना करके जो लोकल मार्केट तक सब लोग जा रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अ, जिसको हम कहते हैं कि बिजनेसमैन, वो इस तरह के लोग हैं कि जो सारा सामान अपने पास खरीद रहे हैं। मतलब यदि किसी को बार्टर सिस्टम में क्या होगा, एक दूसरे से हमने वस्तु का आदान प्रदान किया, लेकिन वो बार्टर सिस्टम नहीं है, तो कुछ ना कुछ करेंसी का उसमें चलन हो गया। करेंसी मतलब मोस्टली प्रीशियस मेटल होता था, चाहे वो चांदी हो या सोना हो। तो उस चांदी का जो मात्रा है या सोने की जो मात्रा है, उसके द्वारा
अनुमान लगाना शुरू हो गया कि हम इतना ये सोना है, इतना चांदी है, तो उसके इक्विवेलेंट में दूसरी वस्तुओं का कितना भार होगा। तो मान लीजिए 10 ग्राम चांदी है, तो 10 ग्राम चांदी से आप 20 किलो चावल ले लेंगे, या 40 किलो गेहूं ले लेंगे, या मक्का लेंगे, बाजरा लेंगे। इस तरह के आपस में एक व्यवस्था डेवलप होनी शुरू हो गई। तो बाद में जब ये राजशाही का जो प्रश्न हुआ, तो उन्होंने ये जो करेंसी का जो सिस्टम था वो अपने तरफ, अपने ऊपर सीमित रख लिया कि ये सारा काम हमारा है, कि हम ही अपनी करेंसी मार्केट में देंगे, और उस मार्केट से वैल्यूएशन होगा कि और जिसके भी जो प्रोडक्ट हैं वो उसको करेगा। तो मार्केट में का जो एक बेसिक सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट्स कम हो जाते हैं। डिमांड यदि बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया, तो रेट बढ़ जाएगा। और जहां पर सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएंगे। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है, जिसके हिसाब से सब चलता है, वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो हम अब धीरे धीरे हम आते हैं, जब हमारी अंग्रेजों का जब शासन हमारे देश में आया, तो वहां अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि कोई भी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी। अब अब उनको मार्केट चाहिए था। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, उन्होंने उसको पॉलिटिकली कैप्चर कर लिया, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वो उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट बन गया। तो वो जो सारे सामान थे वो इंडिया में लाना शुरू कर दिए, और उनको बेचना है उस सामान को, चाहे वो कपड़ा हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो। तो ये जो हमारे गांव के अंदर जो व्यवस्था थी कि कुछ लोग कृषि पर आधारित थे, कृषि करते थे, कुछ लोग कृषि के कार्यों के को सहयोग करने के लिए अपना श्रम देते थे। जैसे कि हमने कहा कि वो जो बढ़ई है, ब्लैक स्मिथ है, मतलब लोहे का जो काम करने वाला है, या कुछ और काम करने वाले हैं। अब इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब इनके जो सामान है उनसे अच्छा सामान, उनसे कम कीमत पर वो अंग्रेज अपने देश से लेकर के आ रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता भी ज्यादा, क्वालिटी भी अच्छी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो मशीन से चीज पैदा हो रही है। अब ये लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि धीरे धीरे वो जब सामान मार्केट में आना शुरू हो गया, तब इनकी, क्योंकि इनका जो अपना काम था बड़ा लिमिटेड था, वो केवल छोटी मोटी आवश्यकताएं जो होती थी वो पूरा करते थे। लेकिन जो जो अंग्रेज जो मार्केट में सामान लेकर के आने लग गए, तो उसकी मशीन का एक एडवांटेज है कि एक ही जैसी बहुत सारी चीजें वो पैदा कर सकते हैं। जब हाथ से बनाएंगे तो उसमें बहुत वेरिएशन रहता है, उतना एक जैसी चीज नहीं बनती। तो अब ये जो लोग थे जो डिपेंडेंट थे, इस तरह के जो आर्टिजन्स जिसको बोला जाए, जो कलाकार लोग हैं, वो लोग सब बेरोजगार होना शुरू हो गए। तो ये लोग अब क्या करेंगे, खाने पीने के लिए सब कुछ चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, कृषि के ऊपर ये अब चले गए। इनका दो काम हो गया, या तो वो कृषि में जाएंगे, कृषि उन पर डिपेंडेंट हो गए, या फिर वहां पर लेबर बन गए, या फिर जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगने लग गई, तो यही आर्टिजन्स थे वो यहाँ पर लेबर होकर के इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिए। इसका एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि हमारे यहाँ जो एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है टू सोसाइटी, वो बिगड़ गया। तो करीब करीब 75 से 80% लोग केवल कृषि पर डिपेंडेंट हो गए, और जो दूसरे लोग थे वो दूसरे दूसरे काम में लग गए। अब ये 80% लोग ये इकोनॉमिक कृषि के ऊपर जब आधारित हो जाएंगे, तो कृषि अनइकोनॉमिकल होनी शुरू हो गई, क्योंकि कृषि के जो जोत हैं, जो उनकी फार्म लैंड है, वो छोटे छोटे होने लग गए। छोटे हो जाएंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा।
वो एक अलग सब्जेक्ट है जो कृषि के बारे में जब डिटेल्स में चर्चा होगी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे खेतों के जब जोत होंगे तो उसमें आप वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाएंगे। केवल मैनुअल लेबर से काम होगा, उसमें कोई ट्रैक्टर नहीं चल, आप ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपके पास में केवल 5 बीघा 10 बीघा जमीन है तो आप ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप उसमें और बहुत सारी चीजें लगा नहीं सकते। जबकि जब वही खेत का जो बड़ा बड़ा हो जाता है, 50 बीघा 60 बीघा 100 बीघे का खेत होता है, तो उसमें आप ट्रैक्टर का भी सहायता लेंगे और बहुत सारे और जो तकनीक है उनका भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। और आपके पास में कुछ सरप्लस पैसा रहेगा जो कि आप उसके डेवलपमेंट में लगा सकें। जब खेत छोटे हैं और उससे जो पैदा हो रहा है वो आपके पूरे परिवार के लिए हो जा रहा है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपके पास सरप्लस पैसा नहीं बच रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। यही कारण था कि कृषि धीरे 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 करके अभी भी अलाभकारी हो गई है। इसमें लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और उसका यही कारण है कि खेतों की जो जोत छोटी हो गई है, उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से वो अ, आदमी अपनी जीविका उसे नहीं चला सकता, जो जिस तरह के खेत हमारे पास में इसमें लोगों के पास में है। तो अब ये जो व्यवस्था फिर ऐसे ही बिगड़ती हुई देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद में भी इस चीज के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जो गरीब है, गरीब कैसे जी रहा है, वो उनके फोकल पॉइंट नहीं था, फोकस नहीं था उसका। सरकार का फोकस नहीं था। वो ऐसा मान लिया गया था कि जो गरीब है तो गरीब है, वो अपना जीते जिएगा, जैसे भी जी रहा है उसका अपना गुजारा चलता है। चाहे वो और भी दरिद्र हो जाए या कैसे भी रहे। तो वो सेंसिटिविटी जो उसमें जो लोग शासन में आए, तो उनके अंदर वो संवेदना उनके प्रति नहीं थी। दूसरा, जो व्यवस्था लेकर के वो आए, और वहां पर ये आर्थिक व्यवस्था जिसके कि हम लोग इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आर्थिक व्यवस्था जब वो लेकर के आए, तो वो थी केंद्रीय केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जहां पर कि सारे के सारे जो डिसीजन लेना था वो लेते थे सेंट्रल में बैठ करके, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धीरे धीरे गांव में इधर योजनाएं जाती थी, जिसका कि कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में एक यूनिक है। और उस यूनिकनेस के लिए आप एक कहीं एक जगह बैठ करके डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सारा यूनिफॉर्मली वो चीज हर जगह फॉलो होगी। ये कभी भी संभव नहीं होगा। कहीं पर कुछ अच्छा हो भी सकता है और कहीं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह की सुविधाएं अलग है, हर जगह की टोपोग्राफी अलग है। तो अ, जमीन की गुणवत्ता हर जगह की अलग है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्राबैक रहा कि अभी तक, मतलब अभी वही बस्तर चल रही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में जब हम कोई नीति बनाते हैं, तो नीति में हमारा फोकस किधर है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो जो व्यवस्था जो हम लेकर के अभी तक चल रहे थे, उसमें हम फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया कैपिटल, पूंजी, धन, ये फोकस पॉइंट हो गया। तो जो भी नीति जो बन रही है वो इसमें है कि वेल्थ क्रिएट होगा, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए, और उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। उस वेल्थ का क्रिएट तो हो रहा है, अभी भी वेल्थ क्रिएट हो रहा है। अभी इंडिया अब जीडीपी में हम लोग काफी आगे बढ़ गए। अ, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसकी अपनी जो हालत है उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। तो एक वहां पर प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। कारण यही है कि वेल्थ क्रिएशन तो होना चाहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन से मनुष्य को कितना लाभ मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में
जो कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल लोग लगाते हैं, वो कैपिटल जो पूंजी लगती है वो पूंजी बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस कैपिटल का जो ऑनरशिप है वो कुछ लोगों के पास में सीमित है। तो अब वो जो सीमित है, इसीलिए वो केंद्रीय व्यवस्था उनको सूट करती है। जो केंद्रीय व्यवस्था में जो नीतियां बनेगी, तो ये जो लोग हैं जिनके पास में कैपिटल है, पूंजी है, धन है, वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उस तरह की नीतियां बनाने के लिए। और आदमी जो गरीब और गरीब रह जा रहा है। तो इसीलिए हमारे प्रभुत्व की व्यवस्था में बाबा ने प्रभुत्व को 4 भागों में बांटा। और उन्होंने कहा जनरल इकोनॉमी, कॉमर्शियल इकोनॉमी, साइको इकोनॉमी, पीपल्स इकोनॉमी। और उन्होंने बोला ये जो चारों अर्थव्यवस्था के जो अंग होंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा पीपल्स इकोनॉमी। अब आप जब इस व्यवस्था को आप लेकर के आएंगे कि आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आदमी की हमको प्रगति करनी है। आदमी ही हमारे लिए एक यार्डिस्टिक है, हमारे लिए एक पैमाना है कि यदि आदमी की उन्नति हो रही है तो हम समझिए कि उन्नति हो रही है। पूंजी की उन्नति हो रही है तो वो कोई उन्नति नहीं है। तो इस बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के सबका विकास होगा। लेकिन वो आज की व्यवस्था में वो संभव नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी नीति बनाते हैं तो वहाँ पीपल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैपिटल इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आज हम इतना पैसा लगा रहे हैं, जो लगा रहा है उसका 2 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 1 साल के बाद में उसको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से सारी प्लानिंग बनती है। तो जितना ज्यादा ज्यादा उसको बेनिफिट होता है, उतना वो पैसा लगाने की कोशिश करता है। और जहां पर वो पीपल्स इन्वॉल्व है, उसकी जो वेलफेयर का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर वो पीछे आ जाते हैं। तो हमारी जो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था कैसे आएगी? पहले तो जब तक कि प्रभुत्व की व्यवस्था नहीं आती, तो डिसेंट्रलाइजेशन को कोई मतलब ही नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। सामाजिक भी होगा और साथ में आर्थिक भी होगा। तो पहले तो हम अपने जो देश है, इतना बड़ा देश है, उसको जैसे प्रभुत्व में हमने इसको 44 समाज में बांटने की बात कही बाबा ने। 44 समाज को क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये हमारी भौगोलिक सांस्कृतिक यूनिट है। और जब हम एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, उसमें हमारी संस्कृति है, साथ में है हमारी भौगोलिक स्थिति भी है। और उसके वजह से हम एक दूसरे से ज्यादा संपर्कित हैं। तो इन लोगों का एक अपना अलग से यूनिट होगा, तो ये अपने आप में एक अच्छी योजना बना सकते हैं। केवल दिल्ली में बैठ करके 44 समाज के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, तो वो सही नहीं होगी। फिर एक समाज के साथ में भी फिर हमारा जो प्रोज का जो सिद्धांत है वो कहता है कि वहां पर भी केंद्र में बैठ करके, या जो हमारी सामाजिक आर्थिक इकाई होगी, वहां पर बैठ करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमको फिर नीचे ब्लॉक लेवल तक, विलेज लेवल तक आ करके फिर हमको देखना पड़ेगा कि हमारी क्या जरूरतें हैं, और उन जो हमारी जरूरतें हैं जिससे कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है, उसके ऊपर नीति बनानी होगी। और जब वो नीतियां वहां के लोग ही बनाएंगे। इस पर प्रभुत्व का स्पष्ट मानना है कि ये जो नीति बनाने का जो काम है, जहां तक हो सके जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा बनाया जाए। और बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग उस मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं रहती। वो फिर वो ये जो इंटरफेरेंस बाहर से होगा, तो क्या होगा कि वो अपने हित की बात करके उनको बदला सकते हैं, उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, तो काम अच्छा नहीं होगा। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये लिंक्ड है हमारा
सोशल सिस्टम्स है। सोशल में पहले हमने अपने आप को ग्रुपिफिकेशन किया, अपने एक समूह में बांटा। जो समूह जो है भौगोलिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में आ गया, और वो इकाई के अंदर फिर हम वो बैठ करके लोग अपनी अपनी इकाई को कैसे हम आगे ऊंचा बढ़ा सकें, वहां के लोगों को किस तरह से हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें, जिससे कि उनका अ, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आदि भौतिक स्तर पर उनका विकास हो सके, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में योजनाएं बनाएं, उसके बारे में नीति बनाएं। और ये जब जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम अपने आप से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यही नक्शल में बाबा के द्वारा जो बताया गया बात है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में आता है। इस पर किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। दीदी। हेलो। नीतू दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नीतू दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो आवाज नहीं आई। दीदी अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, आ हाँ रही है। सॉरी, हाँ म्यूट था। तो थैंक यू दादाजी, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बातों को समेटा है। गागर में जी। सागर, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और मेरे जी ख्याल सही। से हमारे को एक सीरीज ऑफ क्लासेस चलानी होगी, जिसमें कि इसको हम जी एक एक ग्राउंड रूट लेवल से लेके ऊपर तक, पेड़ के पत्ती तक हमें सब समझ में आ जाए। तो जी। थैंक यू दादा। और मैं पूछना चाह रही थी कि बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन दादा हैं, शिव शंकर दादा हैं, नम्रता दीदी हैं, तो सत्यवती दीदी हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग दादा से पूछ सकते हैं। वैसे ये क्लास हमारी कंटिन्यू होगी। आज तो हमने एक इंट्रोडक्शन रखा है इसका। केतोषानंद दादा, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज। दादा का माइक एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू हियर यू। अच्छा 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 जी अच्छा। जी जी, आई थिंक वो जुड़े हैं बट हिज माइक इज नॉट कनेक्टेड, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू हियर यू। हाँ तो दीदी बहुत ही कई बार सुंदर दादा नेटवर्क आपने इशू भी एक्सप्लेन रहते हैं। किया। चार पहलू में जो आपने बांटा है इकोनॉमी को, और जी। जैसा कि प्राउड में बाबा ने बोला है, और आपने उसको जो एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन आपने किया। एक समरी में आपने काफी कुछ क्लियर करा है। बट इसका और हम लोग डिटेल में हम लोग इसका समझेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसा कि आपने बोला कि पीपल इकोनॉमी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जी। है। तो परचेजिंग पावर और फिर वहाँ के लोगों का अधिकार होगा, कैसे सेंट्रल के साथ बैलेंस होगा, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास में वो नीतू दीदी आपसे डिस्कस कर लेंगी और हम लोग कैसे जी। अरेंज करेंगे। तो सारा चीज दादा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इवन टैक्सेशन पे भी हम लोग चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि कैसा टैक्सेशन का सिस्टम होगा जब प्राउड आएगा तो। क्योंकि आज अगर करप्शन का कारण टैक्सेशन है, जहाँ जितना मैं देख पा रही हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें या फिर आप बिजनेस क्लास में देखें, तो मैक्सिमम वहाँ टैक्स को हिडन है, चुराया जाता है। तो उसका प्रभाव कितना ज्यादा समाज पे पड़ रहा है, हमारे डेवलपमेंट और सर्विस क्लास को कितना ज्यादा झेलना पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है दादा जो कि समझने बहुत जरूरी है, और जब हम समझेंगे तभी हम प्राउड के बारे में लोगों तक लेकर के जा पाएंगे। क्योंकि प्रश्न तो आएंगे डेफिनेटली, और जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न हमें जवाब हमें देना पड़ेगा, कि जी। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से होगा। तो आपका रिसर्च दिखता है, आपके आर्टिकल, और आपके जो बताते हैं आप, उसमें हम लोग पढ़ते रहते हैं आपके आर्टिकल्स को, जो कि नवचेतना में आता है, इवन एज वेल एज आपका जो प्राउड नाउ में आता है। तो रियली बहुत ही सुंदर है, आप हमारे बीच में हैं। तो आगे हम लोग चाहेंगे कि इसको और कंटिन्यू करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों ठीक तक है। हम लोग इसको पहुंचा पाए। क्योंकि आज तो ज्यादा दूसरा टॉपिक था, तो हम लोग इसका पब्लिसिटी नहीं कर पाए, तो ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाया। तो अब अगला हम लोग प्लान करके करेंगे। नेक्स्ट आई थिंक हो सकता है नेक्स्ट
ट्यूसडे या वेडनेसडे हम लोग एक दिन प्लान करेंगे आपके साथ कनेक्ट होने का। जी दादा, थैंक यू ठीक है सो जी। मच। ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता दीदी, वेरी बिग थैंक यू टू यू। आप हमारे रिक्वेस्ट पर आज जुड़ी और अपने बहुत इम्पोर्टेंट अनुभूति और बहुत बड़ा एसेट जिसको कह सकते हैं, जो बिल्कुल आपका अपना पर्सनल है, आपने हम सबके साथ शेयर किया। हम सबको बहुत अच्छा लगा। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम में जुड़े और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई आपने। तो नमस्कार सभी को। और आपके परमिशन से मैं इस प्रोग्राम को नमस्कार, नमस्कार ओवर दीदी। करने की इजाजत चाहती हूँ। जी, नमस्कार मीरा दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहलता दीदी, थैंक यू सभी को। And हम लोग अभी प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं। आगे हम लोग सब जुड़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बुलाएंगे। ये हमारा कोशिश रहेगा। प्राउड जीपी का जो काम है उसको हम लोग आगे जितना ज्यादा बढ़ा सके उसी पर हम लोग कार्यरत हैं। बाबा की कृपा के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। स्नेह स्नेह स्नेहलता दीदी दीदी आप आपका अनम्यूट है दीदी। म्यूट है, माइक म्यूटेड है, म्यूट है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। स्नेहलता दीदी अनम्यूट करें। स्नेहलता दीदी आपका माइक म्यूट है, आप अपने मोबाइल से माइक को अनम्यूट कीजिए पहले। शायद वो समझ नहीं पा रही है। हाँ, कैमरा भी ऑफ है। स्नेहलता दीदी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आप जो लास्ट सब कुछ बोल रही थी वो सिर्फ हम लोगों को सुनाई नहीं दिया। आप कुछ बोल रही थी तो आप बोले। स्नेहलता दीदी आप क्या सुन पा रही हैं? हाँ जी है, हो गया ना जी जी अनम्यूट। जी जी जी। जी जी। थैंक यू दीदी। आप लोग को सुन के मुझे भी खूब अच्छा लगा और ज्यादा अच्छा लगा। दादाजी ने खूब अच्छा से बताया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का, अच्छा लगा। दीदी और हम और लोग भी जीपी अच्छा का लगा। दीदी। हाँ दीदी, हम लोग बहुत ही दीदी, आप तो दीदी बाबा आपको स्पेशल ग्रेस एंड ब्लेसिंग मिला हुआ है और आप जीपी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। और हमें लगता है कि आप थैंक यू नहीं, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। आप जीपी की एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर हैं और आप हमसे कनेक्टेड रहें। आप अपनी अनुभूतियां और आप जो कार्य कर रही हो जरूर बताते रहें। उसको हम लोग पब्लिश करेंगे नवचेतना में, क्योंकि हमारा काम है लोगों तक बताना कि जीपी आज कितना स्ट्रांग हो गया है दीदी। हम लोगों के पास लोगों को अगर हम लोग इनविटेशन देते हैं तो लोग आज बड़ा रिस्पेक्टफुली आने के लिए तैयार होते हैं। हमारा हम लोग रिकग्नाइज अपने आप को, और ये दीदी उन्हीं की ग्रेस है, बाबा की ग्रेस से आज हम लोग रिकग्नाइज कर पाए हैं। अदरवाइज हम लोगों की क्या औकात है। बाबा तो बोलते थे कि चींटी पत्थर निर्जीव मुझे भी सजीव सबसे काम करो। दीदी खूब अच्छा लगता है। पहले तो ऐसे ऐसे कई ग्रुप नहीं था। पहले ऐसे आप लोग का साथ बातचीत भी नहीं हो जी रहा जी था। जी जी। अभी अच्छा लग रहा है आप लोग को मिलजुल कर, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा दीदी हम एक्सपीरियंस लोग शेयर करने के हाँ लिए दीदी आप हम लोग मौका दिए पटना हैं। में प्लान कर रहे हैं कि पूरा जीपी जितने और ओवल इंडिया में है और जो भी लोग हैं हम लोग इसका पूरा प्रोग्राम का डिटेल हम लोग डालेंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं जीपी डे में हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेट करने के लिए पटना। तो आप जरूर आए, जितने लोग हैं सब लोग जरूर आए। आज जो जुड़े जरूर हैं जाऊंगी। पटना में कब होगा दीदी, कब होगा? दीदी डेट वगैरह सब हम डिटेल डालेंगे। मीतू दीदी ठीक है। हमारे बीच में है ये। हाँ मीतू दीदी का तो क्या कहना, मतलब अगर कहा जाए तो बैकबोन है जीपी की। अगर मैं कभी हाँ। आज मेरा बहुत तबीयत खराब था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, और बाबा का देखिए ग्रेस, फटाफट फटाफट बाबा की चीजें रुकती नहीं है दीदी। एक चीज में देखी हूँ बाबा की चीज। बाबा ने बोले ना, आप एक कदम जाएंगे तो मैंने 100 कदम बाबा ने ले जाएंगे। ये दीदी एकदम बिल्कुल। सही है दीदी। और आज तो दीदी अनुभूतियां लोग कहता है कि एक दिन हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि रोज मुझे अनुभूति होती है कि बाबा हमारे साथ है और बाबा किस तरीके से हम लोगों को हाथ पकड़ के चल रहे हैं। यस अब हम यस लोग कितनी यस। अनुभूति बता पाए दीदी। अब तो मतलब डेली जैसे अपने माता पिता भाई बहन लोग कहते हैं कि शरीर, मैं तो बाबा से बात करना है बोल दो। मेरा भाई है वो बोलता है कि मुझे अब डर लग रहा है, मैं कुछ डर से बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ होने लग रहा है। तो बोला कि मैं तो इतना डर जाता हूँ कि हाँ
बोलने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ कुछ गलत तो नहीं मुझसे। एक्चुअली बाबा का दीदी ये है कि आपका और बाबा का थॉट एक होगा तो बाबा हमारे साथ होंगे। जिस दिन हमारा बिल्कुल। हमारा थिंकिंग अलग हो जाएगा बाबा से, मटेरियल वर्ल्ड हो जाएगा, तो बाबा हमें हमें फिर छोड़ देंगे। लेकिन हमारा और बाबा का अगर विश एक होगा, अगर हमारा और बाबा का डिजायर एक होगा, तो बाबा हमारे साथ होंगे, हम लोगों के साथ होंगे। तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छा अनुभूति रहा दीदी आपका आपका। और मैं तो सोच रही हूँ कि जिस समय मैं थी उसी समय की थी, बट मैं उस तरह उस समय शायद बेवकूफ थी, उतनी अकल नहीं थी मुझे कि मैं आपके इतना डिजायर या डिवोशन नहीं था शायद। तो बाबा के साथ मेरा उतना पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, बाबा को देखी नजदीक से, पटना में एकदम वॉक करते थे तो सब कुछ देखी, पापा के साथ जाती थी, बट शायद मैं उतनी एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट हो पाई थी। तो मुझे लगता हम्म। है कि मैं क्यों नहीं, आज जब मैं आपका सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं हो पाई, मैं क्यों नहीं इतना डीप में समझ पाई, जा पाई, जीपी वगैरह के लिए क्यों नहीं कुछ कर पाई बाबा के समय में। और तो दीदी, मैं और एक बात है दीदी, मैं दो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। स्टील जी प्लांट राउरकेला का गवर्नमेंट जॉब और एक के पुलिस सब इंस्पेक्टर ये वाह दोनों वाह सर्विस में छोड़ दिए दीदी, बाबा की आप ट्रू उस कैडेट टाइम में। ऑफ कैडेट हैं आप जीपी की। एंड ये हम लोगों का सौभाग्य है दीदी कि आप जीपी के प्लेटफॉर्म पे आई हैं, और आज हमारा प्लेटफॉर्म है प्रॉपर, जहाँ की हर कोई अपने बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे मुझे ही खूब कंटिन्यू अच्छा रखें। लगा आप लोग का साथ, सच बहुत अच्छा मुझे लगा इतना अच्छा लगना, इतना अच्छा लगा, जी मैं बोल नहीं सकती। I could not find any word to express my राइट। gratitude to हम you. लोग भी नहीं दीदी, मैं तो आपके साथ साथ मतलब सुन रही थी, और मुझे मुझे अनुभूति हो रहा था किस तरह, क्योंकि बाबा के टाइम में मैं देखी हूँ धक्के दे करके लोग आगे, कौस्की में मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तो सब लोग पकड़ करके अरे चलो कौस्की कंपटीशन होना है, चलो मीरा जाओ आगे खड़ी हो मैं भी जाना तुम। कौशिक में पार्टिसिपेट करती हूँ। एक बार जी तो बाबा का पास है जो ये पुलिस ड्रेस बनकर बाप, पहले मैं बाबा का पास जी खड़ी होती थी। जी। उस समय का दीदी एक एक चीज याद आता है, पूछा जाता था कि तुम लोग ये क्या कहते हैं कॉस के कंपटीशन में कौन आ रहा है, फिर बोला जाता था पूरा पंडाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने के लिए कौन कौन आगे नाम दे रहा है। तो वो सारे फेज दीदी आपने फिर से रिवीजन कर दिया, वो सारे टाइम का जो मेमोरीज। अच्छा लग रहा है, मुझे खूब अच्छा लग रहा है दीदी जी। जी दीदी जी। मेरा आंसू आ रहा है, इतना आनंद आप लोग का साथ मैंने ये बातचीत करके इतना इतना आनंद ले रहा हूँ, मैं दीदी आपको बोल फिर नहीं से सकती। सुनेंगे, आपकी और अनुभूतियां हम लोग सुनेंगे आगे और, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत सारे स्टॉक होंगे, हम लोग दोबारा सुनेंगे। एंड थैंक यू मीति दीदी फॉर कॉलिंग थैंक यू, स्नेहलता दीदी थैंक यू फॉर दीदी, दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। एंड इसी सब के परमपिता साथ बाबा की जय। ना दीदी, परमपिता बाबा की जय। दीदी जी, और जी बाबा ने तो बोले थे ना सब प्रोग्राम का एंड में प्रभात संगीत होना चाहिए। जी दीदी, आप एक सुनाए बाबा का ठीक है, मैं के सुना साथ रही जो आपकी अनुभूति है और जो बाबा के साथ सुनाती थी, एक प्रभात संगीत सुनाए हूँ। और इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबा বাহির বেশে ধরা দাও না কো, মর্মে লুকিয়ে থাকো, তুমি মর্মে থাকো। বাহির বেশে ধরা দাও না কো, মর্মে লুকিয়ে থাকো, তুমি মর্মে থাকো। কে চায় কে না চায় কভিউ ভাবো না কো, কে চায় কে না চায় কভু ভাবো না কো, সবার নিকটে ডাকো, তুমি মর্মে থাকো, তুমি মর্মে থাকো। গ্রহ তারা রবি ভূধর টবি, কৃষ্ণ কাজলে নয়নের ছবি। গ্রহ তারা রবি ভূধর টবি, কৃষ্ণ কাজলে
নয়নের ছবি বিশুষ্ক মরু ঘন শ্যাম তরু বিশুষ্ক মরু ঘন শ্যাম তরু মাধুরীতে সবে ঢাক তুমি মর্মে থাকো তুমি মর্মে থাকো বাহির বিশ্বে ধরা দাও নাকো মর্মে লুকিয়ে থাকো তুমি মর্মে থাকো তোমার আমার এই জানি আমি উপলে শাশ্বত বাণী তোমার আমার এই জানা জানি আমি উপলে শাশ্বত বাণী ধরণীর ধুলি পাখির কাকলি ধরণীর ধুলি পাখির কাকলি প্রীতি চেতনাই মাখো তুমি মর্মে থাকো তুমি মর্মে থাকো বাহির বিশ্বে ধরা দাও নাকো মর্মে লুকিয়ে থাকো তুমি মর্মে থাকো তুমি মর্মে থাকো কে চাই কে না চাই কভু ভাবনাকো সবার নিকটে ডাকো তুমি মর্মে থাকো তুমি মর্মে থাকো परमपिता बाबा की जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर प्रभात संगीत। मैं क्या बोलूं, रियली मेरे पास शब्द नहीं है दीदी। बहुत ही अच्छा अनुभूति रहा। थैंक यू सो मच दीदी फॉर गिविंग अस such a blissful experience which you have. Thank you so much Vitu दीदी। और इसी के साथ thank you so much, Didi. Thank you so much. सब बहुत धन्यवाद।